Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। नमस्कार। बहुत बार आपने गौर किया होगा कि सरकार ने कोई ऑर्डर जारी किया या सरकार नोटिफिकेशन लाई, उसी तरह पार्लियामेंट और राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली भी बिल पास करके लॉ बनाती है। तो ये ऑर्डर, नोटिफिकेशन, बिल, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, क्या ये सब एक ही बात है? और अगर ये अलग है तो कैसे है? क्या इन ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन के आधार पर इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को भी छीना जा सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मन मुताबिक बदला जा सकता है? क्या पार्लियामेंट सुपीरियर है या जुडिशरी? और अगर दोनों ही नहीं है तो कैसे? क्या पार्लियामेंट के द्वारा करा हुआ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में आता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक पार्ट 3 में डिफाइन किए गए। पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 12 को, जो कि स्टेट को डिफाइन करता है। आज बात करेंगे आर्टिकल 13 की। इस आर्टिकल से ये डिसाइड हो जाता है कि इंडिया में जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के चलते पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए नियम और कायदों को वहां की कोर्ट रिव्यू नहीं करती। पर भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट संविधान के आर्टिकल्स में इनहेरेंट है। इंडियन कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की वाइड पावर्स हैं, और कई बार तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच भी देखा गया है, जहां कोर्ट उसके दिए गए काम से बढ़कर कुछ ज्यादा काम कर देती है। पर सोचिए कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करे या अमेंडमेंट करे, या जुडिशरी के पास उसे रिव्यू करने की पावर ना दी जाए, तो फिर दोनों में से सुपीरियर कौन होगा? ऐसा ही कुछ हुआ संविधान के आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 लॉ को डिफाइन करता है, या बोलता है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है या वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो उस लॉ को वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी लॉ जिसने फंडामेंटल राइट से किसी भी तरह के प्रोविजंस के खिलाफ कोई भी बात की, तो उस लॉ को बनने के बाद ही मिटा दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये काम करेगा जुडिशरी। ये बात प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों पर लागू होती है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वह है जो संविधान के कमेंसमेंट से पहले के हैं। मतलब वो सारे नियम और कायदे जो 26 जनवरी 1950 के पहले से देश में लागू हैं, वह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वह है जो 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट ने लागू किए। तो पार्लियामेंट और जुडिशरी में से कौन सुपीरियर है, इसे जानने के लिए पता करना होगा कि लॉ क्या है। लॉ को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में। यह कहता है कि कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन या कस्टम जिन्हें भारत में लॉ का पावर है या दर्जा दिया गया है, वह सब लॉ कहलाएंगे। अब बात यह आती है कि लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट तो दिया ही नहीं गया। ऑर्डर्स है, नोटिफिकेशंस है, यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस भी लिखा हुआ है, बट अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ कोई भी ऑर्डिनरी बिल और एग्जीक्यूटिव के द्वारा निकाला गया ऑर्डर या नोटिफिकेशन अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उसे वॉइड मतलब अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। पर अगर यही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, तो इसके बावजूद कि कोई अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, इसे कोर्ट नहीं छू सकता। यहां दिखी पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी और सुपीरियरिटी। ऑर्डिनरी लॉ में पार्लियामेंट द्वारा स्टेट का मर्जर या डिवीजन, या फिर नाम बदलना, या फिर कोई भी ऐसी चीज आती है जिसके लिए उसे आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं करना पड़ता है।
वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भविष्य की दिशा निर्धारित करता है और इसमें आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में बदलाव किए जाते हैं। अब इस अमेंडमेंट की पावर को लॉ की डेफिनेशन या आर्टिकल 13 में ना रखने से पार्लियामेंट कैसे पावरफुल हो गई? यह इसलिए क्योंकि लॉ को अमेंडमेंट माना ही नहीं गया। मतलब पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे संविधान को बदल सकती है और आर्टिकल 13 में दिए गए प्रोविजंस जो बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो, इस प्रोविजन के दायरे में अमेंडमेंट को नहीं रखा गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आता है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया 1951 में कि लॉ को अमेंडमेंट माना जाए या नहीं। 1951 में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि लॉ को अमेंडमेंट नहीं माना जाए। कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडमेंट करने की एक्सक्लूसिव पावर को अपहोल्ड किया। आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन के अंदर लॉ को ऑर्डिनरी लॉ ही माना, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 13 पर आर्टिकल 368 का डोमिनेंस होगा। एक बार फिर बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब वह लॉ जो कि ऑर्डिनरी लॉ नहीं है और जो आर्टिकल 368 के अंदर लाए गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर देता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट एक नया इंस्टीट्यूशन था 1951 में और पार्लियामेंट में सरकार में देश के जाने माने नेता बैठे थे, नेहरू जी और बहुत गणमान्य व्यक्ति। एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस कम था, ऊपर से वह नेता जिन्होंने खुद संविधान की रचना की वह क्यों ही बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करेंगे। यह सोचते हुए शंकरी प्रसाद केस में लॉ को अमेंडमेंट नहीं माना और यह माना कि पार्लियामेंट से फंडामेंटल राइट को कोई खतरा नहीं है। पार्लियामेंट ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगी जो फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाएगा। पार्लियामेंट की इस एक्सक्लूसिव अमेंडिंग पावर को चैलेंज किया गया गोलकनाथ केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस जजमेंट को ओवरराइड कर दिया। गोलकनाथ का जजमेंट 1967 में आया था और उसमें अमेंडमेंट को लॉ घोषित कर दिया गया था। इस जजमेंट में कोर्ट की 11 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया था। इसका मतलब था कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और अगर किया हुआ अमेंडमेंट किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसे वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। पर इसके बाद पार्लियामेंट एक्टिव हो गई अपना पावर वापस पाने के लिए और संविधान के 24वें संशोधन यानी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया गया। ये हुआ 1971 में। इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 को डाला गया जो ये कहता है कि आर्टिकल 368 के द्वारा किया गया किसी भी अमेंडमेंट पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। तो बात वहीं स्क्वायर 1 पर आ गई। इस अमेंडमेंट से गोलकनाथ केस में कही हुई बात की रेलिवेंस को खत्म कर दिया गया और फिर से पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर मिल गई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। मतलब अब पार्लियामेंट अगर अमेंड करती है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर तो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को ही रिव्यू करा जाता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। अब देखा आपने दोस्तों कि किस तरह पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच खींचातानी चल रही है। पार्लियामेंट चाहती है कि उसकी एक्सक्लूसिव पावर बनी रहे, वहीं कोर्ट चाहता है कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। व्यू पॉइंट यह है कि सेपरेशन ऑफ पावर के बीच का बैलेंस बना रहे और किसी भी एक ऑर्गन के पास एक्सक्लूसिव पावर ना हो। अगर पार्लियामेंट की पावर एक्सक्लूसिव हुई तो जुडिशरी की पावर थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो अब जुडिशरी ने खेला मास्टर स्ट्रोक। यह मास्टर स्ट्रोक था बेसिक स्ट्रक्चर का। जी हाँ, केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में डिसाइड हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू करता है। इस केस में कई अमेंडमेंट के साथ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड घोषित कर दिया
और साथ ही साथ गोलकनाथ केस में दिए गए अपने जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। इस केस में कहा गया कि क्लॉज 4 जो कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संविधान के आर्टिकल 13 में डाला गया था वैलिड है और पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 368 संविधान को अमेंड करने की। पर इसमें एक और पैतरा जोड़ दिया गया कोर्ट द्वारा। कोई भी अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 368 के द्वारा करा जाएगा वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता। मतलब संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमेशा मेंटेन रहना चाहिए और अगर किसी भी ऑर्गन की एक्सक्लूसिव पावर की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है तो वह एक्शन नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। मतलब पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अब बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन आ गई है। बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसी चीजें आती हैं। सोचिए, पहले तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का दायरा था जिसे क्रॉस नहीं करना होता था, बट अब ये दायरा बढ़कर बहुत सी चीजों पर चला गया है और ये हुआ केशवानंदा भारती केस से। तो हुआ कि नहीं, कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक, पार्लियामेंट्री एक्सक्लूसिविटी भी खत्म हो गई और बेसिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्टेंस में आ गया। बट इस बेसिक स्ट्रक्चर ने कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू का एम्बिट काफी बड़ा कर दिया। अब कहा जाता है कि इसने कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर दे दी है टू डिसाइड विच लॉ और प्रोविजन ऑफ लॉ इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। इससे एक और दिक्कत सामने आई है सेपरेशन ऑफ पावर के बैलेंस की। जैसा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड घोषित कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स ओवररीच ऑन जुडिशियल फंक्शंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो दोस्तों, देखना होगा कि भविष्य में ये पावर कोर्ट कैसे यूज करता है। Thank you for listening to this video, and for more videos like this, subscribe to our channel and hit the bell icon. Also write to me on comment section about what kind of video you would like to listen. धन्यवाद। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline.